दोस्तों क्या हो जब एक बेरहम कातिल की एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी को नर्क बना दे। एक ऐसा खूंखार शिकारी जिसकी गोलियों की आवाज से बड़े बड़े माफिया कांपते हैं, आज वो खुद अपने ही अपराध बोध का शिकार हो गया है। लेकिन खौफ का असली खेल तो तब शुरू होता है जब उस कातिल का नया मिशन उसे अपने उसी डरावने अतीत के सामने लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है पूरी अंडरवर्ल्ड की ताकत और दूसरी तरफ है कातिल की बगावत। आज के कहानी में खून भी बहेगा और जज्बात भी, तो बिना पलक झपकाए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक बेहद शानदार और शांत क्लब से होती है। बैकग्राउंड में एक सिंगर बहुत ही सुकून भरा जैज गाना गा रही थी। इसी माहौल के बीच गॉन नाम का एक बेहद शांत लेकिन खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। गॉन की नजरें तेज थी, लेकिन तभी उसकी नजर पास के टेबल पर बैठी एक छोटी प्यारी सी बच्ची पर पड़ती है। इतने खूंखार पेशे में होने के बावजूद गॉन उस बच्ची को देखकर एक हल्की सी स्माइल देता है और वो बच्ची भी मुस्कुराती है। माहौल में एक अजीब सी शांति है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होती है। तभी क्लब का माहौल बदलता है। रशियन माफिया का एक आदमी अपने भारी भरकम बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आता है। गॉन फौरन अपने फोन में तस्वीर देखकर कंफर्म करता है कि यही उसका टारगेट है। रशियन माफिया क्लब के पीछे एक प्राइवेट वीआईपी रूम में जाते हैं जहां साउथ कोरिया का एक आदमी हाई उनका इंतजार कर रहा था। ये सब किसी बड़े डील के लिए मिले हैं। गॉन बिना कोई आवाज के उस प्राइवेट रूम में घुसता है और पलक झपकते ही अपनी साइलेंसर लगी गन से सभी रशियंस को एक झटके में खत्म कर देता है। कोई शोर नहीं, बस गोलियों की आवाज और लाशें। आखिर में गॉन कोरियन आदमी हाई को भी मार गिराता है। काम खत्म करने के बाद गॉन जब टेबल पर रखा लैपटॉप उठा रहा था तभी उसे बंद दरवाजे के पीछे से एक हल्की सी आहट सुनाई देती है। अपने किलर इंस्टिंक्ट के चलते गॉन बिना सोचे दरवाजे के आर पार 2-3 गोलियां चला देता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने वही छोटी बच्ची यूमी खून से लथपथ खड़ी थी और देखते देखते वह गॉन के सामने दम तोड़ देती है। गॉन जिसने आज तक बिना पलक झपकाए सैकड़ों कत्ल किए थे, उस बच्ची की लाश देखकर अंदर से पूरी तरह मर जाता है। इस भयानक हादसे के बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। गॉन अब वो खूंखार किलर नहीं रहा, वो गिल्ट अपराध के बोझ तले दब चुका है। उसका अपार्टमेंट शराब की बोतलों से भरा है और वो खुद नशे में धुत होकर उल्टियां करते हुए बेहोश पड़ा रहता है। उसका सबसे करीबी दोस्त और साथी किलर चाओस अपने 2 आदमियों के साथ गॉन के घर आता है। गॉन की दयनीय हालत देखकर वो लोग उसे साफ सुथरा करते हैं और अपने माफिया बॉस के सामने पेश करते हैं। डाइबान अमेरिका में ट्राइड माफिया का बहुत बड़ा लीडर था। वो गॉन की इस हालत पर जरा भी तरस नहीं खाता और सीधे शब्दों में कहता है कि बच्ची का मरना सिर्फ कोलेटरल डैमेज, एक हादसा था। अब नशे से बाहर आओ और अपने काम पर ध्यान दे। तभी चाओस एक मैगजीन सामने रखता है जिसमें साउथ कोरिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जॉन ली की फोटो छपी थी। खुलासा होता है कि जॉन ली एक सफेद पोश क्रिमिनल था जो अपनी कंपनी के जरिए ट्राइड माफिया का ब्लैक मनी को वाइट करता था। इस बार उसने $100 मिलियन की हेराफेरी करनी थी, लेकिन उसकी कंपनी के हायून नाम के कर्मचारी को इसके इलीगल काम का पता चल गया। हायून वो सारी बैंक डिटेल्स चुराकर अमेरिका भाग गया था और वही डिटेल्स रशियन माफिया को बेचने वाला था। लेकिन गॉन ने कलम में रशियंस और हायून को मारकर वो डील रोक दी थी। परेशानी ये थी कि अब वो $100 मिलियन कहाँ है ये किसी को नहीं पता था। मरने से पहले हायून ने एक इनक्रिप्टेड कोडेड ईमेल 3 लोगों को भेजा था। 2 लोगों को माफिया ने खोज लिया था और तीसरी थी हायून की पत्नी कंग चोई। गॉन को नया मिशन मिलता है, साउथ कोरिया जाओ और चोई से वो अकाउंट डिटेल्स निकालो और फिर हमेशा के लिए उसे खत्म कर दो। गॉन इसके लिए मना कर देता है, लेकिन उसका बॉस उसे ऐसा सच बताता है जो गॉन को हिला देता है। यह औरत उसी यूमी नाम की बच्ची की माँ थी जिसने गॉन ने गलती से मार दिया था। बॉस उसे समझाता है कि इस औरत की जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, इसे मारकर तू उसके दुखों को हमेशा के लिए आजाद कर देगा। चाउस भी उसे समझाता है कि यह काम करके वो हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले सकता है। रात को गॉन शराब पीते हुए अपने बचपन की एक पुरानी फोटो देखता है जिसमें उसकी माँ थी जिससे वो सख्त नफरत करता था। साउथ कोरिया की कॉर्पोरेट दुनिया का सीन अब सामने आता है जहां चोई एक कंपनी में अकाउंटिंग रिस्क मैनेजर थी। यह वही कंपनी थी जिसका मालिक जॉन ली था। चोई का मरा हुआ पति हायून भी यहीं काम करता था। जॉन ली एक बहुत ही चालाक आदमी था। उसने चोई के ऑफिस में खुफिया कैमरे लगा रखे थे क्योंकि उसे शक था कि शायद चोई को भी उन $100 मिलियन के बारे में पता था। दूसरी तरफ गॉन कोरिया पहुंच चुका था। जॉन ली का खास आदमी और बॉडीगार्ड ब्यून गॉन को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आता है, लेकिन गॉन इतना शातिर है कि वो ब्यून के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसे ऑब्जर्व करता है, जिससे ब्यून बुरी तरह घबरा जाता है। गॉन को एक पुराने और खंडर जैसे अपार्टमेंट में ठहराया जाता है जहां वो अपने हथियार और स्नाइपर राइफल वगैरह सेट करता है। गॉन एक शाही की तरह चोई का पीछा करना शुरू करता है। वह देखता है कि चोई एक अस्पताल में जाती है जहाँ उसकी बूढ़ी और बीमार माँ बढ़ती है। चोई डॉक्टर से नींद की गोलियां मांगती है क्योंकि अपने बच्चे के गम में वो रात को सो नहीं पाती। अगले दिन चोई पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वाले उससे उसके पति के इलीगल कामों के बारे में पूछताछ करते
हैं, लेकिन चोई बिल्कुल अनजान है। वो बताती है कि वो पिछले 2 साल से अपने पति से अलग रह रही थी और दोनों का तलाक होने वाला था। वो वहाँ सिर्फ अपने मरे हुए बच्चे का सामान लेने आई है। अब जब चोई घर पर नहीं थी तो गॉन उसके घर में घुसपैठ करता है। वहाँ एक सेफ थी जो सिर्फ चोई की वॉइस पासवर्ड से ही खुल सकती थी। चोई की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए गॉन वापस हॉस्पिटल जाता है। जैसे ही चोई वॉशरूम जाती है, गॉन बड़ी चालाकी से उसका फोन हैक कर देता है और उसे एक क्लोनिंग डिवाइस से सेट कर देता है। अब चोई के फोन की हर एक हरकत गॉन के डिस्प्ले पर शो हो रही थी। गॉन दिन रात उसकी डिजिटल मॉनिटर करता था, लेकिन उसे कोई भी बैंक डिटेल या लीगल काम नहीं दिखता। गॉन देखता है कि चोई सिर्फ और सिर्फ गैलरी में जाकर अपनी मरी हुई बेटी की फोटोज देखती है और उसकी पुरानी आवाज सुनकर घंटों रोती है। वह किलर जिसका दिल पत्थर का होना चाहिए था, वो चोई के आंसुओं को देखकर अंदर से टूट रहा था। उसे बार बार याद आते है कि इसके गोली ने इस हंसती खेलती माँ की जिंदगी को नरक बना दिया था। कंपनी में चोई को अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिलता है। जॉन ली बहुत ही दोस्ताना बॉस बनने का नाटक करता है ताकि बातों बातों में चोई से पैसों का राज उगलवा सके, लेकिन चोई को सच में कुछ नहीं पता। पार्टी के बाद चोई अपनी माँ से मिलने जाती है। लिफ्ट में गॉन भी मौजूद था। अचानक लिफ्ट बीच में बंद हो जाती है। चोई एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट में बंद होकर बहुत घबरा जाती है। तब गॉन एक आम आदमी की तरह उससे बात करता है, उसे शांत करता है और कहता है कि ऐसा अक्सर होता है। चोई रिलैक्स होकर उससे बात करने लगती है। गॉन इसी बातचीत को रिकॉर्ड कर लेता है ताकि सेफ खोल सके। गॉन अब चोई की रिकॉर्ड की आवाज को बार बार सुनता रहता है। अनजाने में से ही वो अब चोई की परवाह करने लगा है। अगली सुबह चोई पुलिस अपने बेटे का सामान लेकर ऑफिस आती है। वहां उसे एक रिंग मिलती है जो असल में एक छिपी हुई पेन ड्राइव थी। जैसे ही वो उसे कंप्यूटर में लगाती है, उसमें वो सारा करोड़ों का डेटा और बैंक अकाउंट्स की डिटेल आ जाती है, जिसके लिए ट्राइड और जॉन ली पागलों की तरह घूम रहे थे। लेकिन एक माँ के लिए करोड़ों रुपए की कोई कीमत नहीं थी। चोई उस डेटा को इग्नोर करके उसे ड्राइव में मौजूद अपनी बेटी की अमेरिका ट्रिप की तस्वीरें देखने लगती है। चोई डेटा को सिस्टम में कॉपी करके घर चली जाती है, लेकिन वो फाइल्स इतनी सेंसिटिव होती है कि जॉन ली के सिस्टम में तुरंत अलर्ट आ जाता है और कैमरों की मदद से जॉन ली समझ जाता है कि वो पेन ड्राइव चोई के पास है। इधर गॉन चोई की रिकॉर्ड आवाज से उसके घर का सेफ खोल लेता है और उसे लगता है कि वहां पैसा होगा, लेकिन अंदर सिर्फ एक साधारण सी चाबी रखी होती है। गॉन पूरे घर में उस चाबी को लगाता है और आखिर में वो घर के एक बंद कमरे का ताला खोलती है। वो कमरा चोई की मरी हुई बेटी यूमी का होता था। चोई ने अपनी बेटी की यादों को उस कमरे में महफूज कर रखा था। गॉन को अब पूरी तरह यकीन हो जाता है कि चोई का माफिया या पैसों से कोई लेना देना नहीं था। तभी जॉन ली का आदमी ब्यून गॉन को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि अब पेन ड्राइव मिल गई है, उस औरत को मार दो और ड्राइव लेकर सीधे यहाँ आओ। चोई घर लौटती है और गॉन उसे मारने के लिए अंधेरे में खड़ा था। चोई अपनी बेटी के स्कूल परफॉर्मेंस की डीवीडी चलाती है और शराब पीकर फूट फूट कर रोने लगती है। गॉन पीछे से उसे बंदूक ताने देख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। एक माँ को इस तरह तड़पते हुए देखकर वो वापस बच्ची के कमरे में छिप जाता है। कुछ देर बाद गॉन खुद को मजबूत करके दोबारा उसे मारने निकलता है, लेकिन देखता है कि चोई ने हद से ज्यादा नींद की गोलियां खा ली थी और सोफे पर बेहोश पड़ी थी। सामने ही पेन ड्राइव रखी हुई थी। चोई की इस हालत को देखकर गॉन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां हमें पता चलता है कि गॉन बचपन में कैसा था। 7 साल का गॉन अमेरिका के एक हाईवे पर अपनी ड्रग एडिक्ट माँ के साथ था। उसकी माँ उसे एक बोझ समझती थी और उसे गैस स्टेशन पर लावारिस छोड़कर भागने वाली थी, लेकिन गॉन का दुनिया में माँ के सिवा कोई नहीं था, इसलिए वो छिपकर कार के डिक्की में बैठ गया था। कई घंटों बाद उसकी माँ ने कार रोककर खुद को गोली मार ली थी। एक पुलिस वाले ने उसे डिक्की से निकाला था। उस दिन से गॉन बिल्कुल अकेला हो गया और अपनी इस माँ की इस कायरता के लिए उससे नफरत करने लगा था। आज चोई को अपनी बेटी के प्यार में इस तरह जान देते हुए देखकर गॉन का नजरिया बदल जाता है। वो फैसला करता है कि वो चोई को मारने वाला नहीं था और वो तुरंत पुलिस को फोन करके एम्बुलेंस बुलाता है और वहां से निकल जाता है, जिससे चोई की जान बच जाती है। जब जॉन ली को पता चलता है कि गॉन ने ना तो चोई को मारा है ना ही पेन ड्राइव ली है, तो वो बौखला जाता है। उधर अमेरिका में डाइबान को भी खबर मिल जाती है कि उसका बेस्ट किलर अब बागी हो चुका था। डाइबान चाउस से कहता है कि गॉन हमारे लिए खतरा बन गया है, तुम लोग खुद साउथ कोरिया जाओ, उस औरत को भी मार दो और अगर गॉन बीच में आने की कोशिश करता है तो उसे भी खत्म कर दो। हॉस्पिटल में चोई को होश आता है। पुलिस उसे बताती है कि उसका पति और उसका बॉस जॉन ली दोनों अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं और उसके पति की मौत अमेरिका में रशियन माफिया के हाथों हुई थी। पुलिस उससे ब्लैक मनी का सच पूछती है, लेकिन चोई उन पर भरोसा नहीं करती और पेन ड्राइव की बात छिपा लेती है। तभी गॉन उसे फोन करके अलर्ट करता है कि उसकी जान को खतरा है और एक किलर आ रहा है। एसिंग नाम का एक नकाबपोश किलर हॉस्पिटल में घुसकर एक नर्स को मार देता है। चोई डर के मारे वॉशरूम में छिप जाती है। इससे पहले कि एसिंग उसे मार पाता, गॉन वहां पहुंच जाता है। दोनों के बीच एक बेहद खूंखार लड़ाई होती है और गॉन एसिंग पर भारी पड़ता है, जिसके बाद एसिंग वहां से भाग निकलता है। अब चोई को समझ आ जाता है कि
कि मामला बहुत सीरियस था, वो पुलिस को पेन ड्राइव और अपनी बेटी का फोन दे देती है और जॉन ली के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाती है। पुलिस वाले भारी सिक्योरिटी के साथ चोई को हॉस्पिटल के बेसमेंट से निकालने लगते हैं। एसिंग फिर से वहां घात लगाए बैठा होता है, लेकिन पुलिस की इतनी भारी तादाद देखकर वो पीछे हट जाता है। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां वहां से निकलती है, गॉन एसिंग को एक सटीक हेडशॉट मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है ताकि वो दोबारा चोई के पीछे ना जा सके। गॉन एसिंग के फोन से ब्यून को कॉल करके वार्निंग देता है कि इस लड़की का पीछा छोड़ दो, लेकिन फोन लाइन पर चाओस आ जाता है। चाओस कहता है कि वो एल्वारो और जुआन कोरिया आ चुके हैं, बॉस का ऑर्डर है कि लड़की को मरना होगा। चाओस गॉन से गुजारिश करता है कि वो बीच में ना आए, वरना उसे अपनी दोस्ती बुलानी पड़ेगी। तभी जॉन ली फोन छीनकर गॉन को धमकाता है, लेकिन गॉन कॉल कट कर देता है। इस बदतमीजी पर चाओस और उसके आदमी जॉन ली की गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं कि वो सिर्फ ट्राइड के ऑर्डर मानते हैं, किसी कोरियन के नहीं, और गॉन को मारने का हक सिर्फ चाओस को है। बेइज्जत होने के बाद जॉन ली अपने आदमी ब्यून से कहता है कि ट्राइड पर भरोसा मत करो, अपने लोकल गुंडे लेकर आओ, लड़की को मारो और पेन ड्राइव लाओ, जिसके लिए वो उन्हें $2 मिलियन देगा। पुलिस चोई को लेकर एक हैकर के सेफ हाउस सुरक्षित घर पर जाती है, क्योंकि पेन ड्राइव का आधा डेटा लॉक्ड था। वहाँ गॉन चोई को फोन करके बताता है कि तुम्हारी लोकेशन लीक हो गई है, जिसका सीधा मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई गद्दार था। तभी सेफ हाउस के अंदर मौजूद एक पुलिस वाला अचानक अपने ही साथियों को गोली से भून देता है, हैकर से पेन ड्राइव छीनता है और भाग जाता है। वो करप्ट पुलिस वाला पेन ड्राइव लेकर ब्यून के पास पहुंचता है और लालच में ज्यादा पैसे मांगता है, लेकिन ब्यून बेरहमी से उसे चाकू मारकर मौत के घाट उतार देता है और पेन ड्राइव जॉन ली को दे देता है। अब ब्यून अपने गुंडों को हुक्म देता है कि सेफ हाउस के अंदर जाओ और चोई को मार डालो। जैसे ही दर्जनों हथियारबंद गुंडे सेफ हाउस में घुसते हैं, गॉन वहां मौत बनकर टूट पड़ता है। वो इतनी फुर्ती से गोलियां चलाता है, चाकुओं को यूज करता है कि किसी भी गुंडे को चोई तक पहुंचने ही नहीं देता। तभी सामने वाली बिल्डिंग से चाओस और जुआन स्नाइपर राइफल से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। गोलियों की इस बारिश में बचे खुचे पुलिस वाले और गुंडे भी मारे जाते हैं। चोई एक दीवार के पीछे छुप जाती है। तभी एल्वारो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घर में घुसता है। गॉन उसके वेस्ट जैकेट पर लगातार कई राउंड फायर करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है और उसके हथियार छीन लेता है। बाहर स्नाइपर्स की वजह से गॉन और चोई अंदर फंसे हुए थे। गॉन चोई को फोन करता है और कहता है कि नीचे एक ब्लैक एसयूवी खड़ी है, मैं सामने वाले शूटर्स का ध्यान भटकाऊंगा, तुम भागकर उस गाड़ी में बैठ जाना। चोई रोते हुए पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और बार बार मेरी जान क्यों बचा रहे हो। गॉन पहली बार उसे बताता है कि उसका नाम गॉन था और वो जानता था कि उसकी बेटी को किसने मारा था, क्योंकि उस रात वो वहीं मौजूद था। और वो वादा करता है कि एक बार जब वह सुरक्षित वहां से निकल जाएगी तो फिर वह उसे सारा सच बता देगा। जोई को भगाने के लिए गॉन अपनी जान दांव पर लगाता है। वो खिड़की के पास आकर चाओस पर गोलियां चलाता है। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होती है। गॉन बिल्डिंग से छलांग लगाता है। चाओस उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपने दोस्त को मरना नहीं चाहता था और पूछता है कि तू एक अनजान लड़की के लिए अपनों से क्यों लड़ रहा है। गॉन बस इतना कहता है कि वो इस खून खराबे और नफरत की जिंदगी से थक चुका था। वो चाओस का हाथ झटका देता है और नीचे गिर पड़ता है। गिरते हुए जवान की एक गोली गॉन के कंधे को चीरते हुए निकल जाती है। खून से लथपथ गॉन किसी तरह वहां से बच निकलता है, लेकिन किस्मत खराब होती है। चोई जब बिल्डिंग से बाहर निकल रही थी तो घायल एल्वारो उसे पकड़ लेता है। चाओस गॉन को फोन करके अल्टीमेटम देता है कि चोई अब उनके कब्जे में है, अगर उसे बचाना है तो रात होने से पहले वेंचुरा होल्डिंग्स जॉन ली की बिल्डिंग आ जाना। अब गॉन एक छुपने की जगह पर जाकर खुद अपने घाव सिलता है और फर्स्ट एड करता है। इसके बाद वो पुलिस को झूठी टिप देता है कि वेंचुरा होल्डिंग्स की बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा बम रखा है। पुलिस को यकीन दिलाने के लिए वो अपने ही उस पुराने अपार्टमेंट वाले फ्लोर को C4 एक्सप्लोसिव विस्फोटक से उड़ा देता है। इस बड़े धमाके और पूरे दिन चली गोलीबारी से कोरियाई पुलिस हाई अलर्ट हो जाती है और वह बम निरोधक दस्ते और पुलिस की सैकड़ों गाड़ियां वेंचुरा बिल्डिंग को घेर लेती है। बिल्डिंग के अंदर चोई जॉन ली से पूछती है कि उन्होंने एक मासूम बच्ची की जान क्यों ली थी। जॉन ली निहाती घटनापन से कहता है कि इसके लिए तुम्हारा पति जिम्मेदार था। वो इतना कायर था कि पुलिस और माफिया से बचने के लिए वो अपनी बेटी को ढाल बनाकर अमेरिका ले गया था। तभी पुलिस बिल्डिंग के सारे मोबाइल नेटवर्क और सिग्नल टावर जैम कर देती है ताकि कोई रिमोट बम ना फटे। चाओस तुरंत समझ जाता है कि ये कोई बम नहीं है, बल्कि गॉन ने पुलिस को मोहरा बनाकर यहाँ घुसपैठ करने का रास्ता बनाया है। और वो सही होता है। गॉन लिफ्ट की छत के ऊपर बैठकर बिल्डिंग में घुस चुका था। गॉन को पता था कि वो घायल है और तीनों प्रोफेशनल किलर्स को एक साथ नहीं मार सकता, इसलिए वो अब अपना एक नया प्लान बनाता है। सबसे पहले उसका सामना एल्वारो से होता है। गॉन उसे लड़ने के लिए उकसाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है, लेकिन इसी बीच जुआर वहां आ जाता
है। जवान गोन को मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन गोन चालाकी से हट जाता है और गोली गलती से एलवारो को लग जाती है। गोन वहां से गायब हो जाता है। अब जब बिल्डिंग में कोई बम नहीं मिलता, पुलिस जैमर हटा देती है। नेटवर्क आते ही जॉन ली और ब्यून पेन ड्राइव की मदद से ट्रायड का वो $100 मिलियन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने लगते हैं। लेकिन इसी अफरा तफरी में चोई वहां से भाग निकलती है। चोई किसी तरह अपने ऑफिस के कंप्यूटर तक पहुंच जाती है और देखती है कि ट्रांजैक्शन चल रहा है, लेकिन डेटा पेन ड्राइव की कॉपी से लिया गया था। चोई अपने सिस्टम से उस मनी ट्रांसफर को बीच में ही ब्लॉक कर देती है। पैसा साइबर स्पेस में अटक जाता है। जॉन ली पागलों की तरह चीखने लगता है क्योंकि अब ट्रायड माफिया उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। ब्यून स्थिति का फायदा उठाकर जॉन ली से अपने 2 मिलियन मांगता है। ली उसे गालियां देते हुए कहता है कि पैसा डूब चुका है और वो भी भागने वाला है। अब ब्यून का सब्र भी टूट चुका था। जैसे ही जॉन ली बैग में बचे हुए कैश भर रहा था, ब्यून चाकू निकालकर जॉन ली को बेरहमी से मार डालता है और सारा कैश खुद ले लेता है। इधर जुआन गोन को एक छोटे से कमरे में घेर लेता है, लेकिन गोन ने वहां के माइक्रोवेव में मेटल और कुछ केमिकल्स डालकर एक देसी बम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव बना रखा था। एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें जुआन के परखच्चे उड़ जाते हैं। गोन जुआन की असोल्ट राइफल उठाता है और बाहर निकलता है, जहां उसका सामना अपने ही दोस्त चाओ से होता है। दोनों एक दूसरे पर राइफल से अंधाधुंध फायर करते हैं, मानो कोई युद्ध चल रहा हो। गोलियां खत्म होने पर दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह हाथापाई करते हैं। आखिर में गोन चाओस को एक भारी कंप्यूटर पैनल के नीचे गिरा देता है, जिससे चाओस पूरी तरह कुचलकर घायल हो जाता है। नीचे भागते हुए ब्यून की नजर चोई पर जाती है। $100 मिलियन का नुकसान करवाने के गुस्से में ब्यून चोई को जानवरों की तरह पीटने लगता है। उसका शैतानी दिमाग उसे चोई के साथ रेप करने के लिए उकसाता है। वो अपना चाकू बगल में फेंककर चोई के कपड़े फाड़ने लगता है, लेकिन चोई एक कमजोर औरत नहीं थी, वो एक माँ थी जो खुद को बचाने के लिए चोई वही चाकू उठाती है और पूरी ताकत से ब्यून के गले के आर पार कर देती है, जिससे ब्यून वहीं तड़प कर मर जाता है। पूरा दिन दर्जनों लोगों से लड़ने और शरीर में 2 गोलियां खाने के बाद गोन की हालत अब मौत के करीब है। वो खून की उल्टियां कर रहा था। वो देखता है कि चाओस पैनल के नीचे दबा है। वो आसानी से चाओस को गोली मार सकता था, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं मारता। गोन लड़खड़ाते हुए सीसीटीवी रूम में जाता है। वहां रखे एक रेडियो वॉकी टॉकी से वो चोई से संपर्क करता है। स्क्रीन पर गोन देखता है कि चाओस किसी तरह उठ खड़ा हुआ था और लंगड़ाते हुए चोई की तरफ जा रहा था। गोन रेडियो पर चोई से कहता है कि सुनो, एक आदमी एलिवेटर लिफ्ट से नीचे तुम्हें मारने आ रहा है। तुम्हारे सामने एक शॉटगन पड़ी है, उसे उठाओ और उसे शूट करने के लिए तैयार हो जाओ। चोई कांपते हुए मना करती है कि वो किसी इंसान को गोली नहीं मार सकती। तब गोन एक ऐसा झूठ बोलता है जो चोई के अंदर की नफरत को जगा देता है। वो कहता है कि यह वही आदमी है जिसने तुम्हारी बेटी यूमी की जान ली थी और जैसे ही वो बाहर आई उसे खत्म कर देना। अपनी बेटी के कातिल का जिक्र सुनते ही चोई की आंखों में खून उतर आता है। वो बिना सोचे वो भारी शॉटगन उठा लेती है और लिफ्ट के दरवाजे पर तनकर खड़ी हो जाती है। लिफ्ट नीचे आती है, दरवाजा खुलता है, लेकिन अंदर से चाओस नहीं बल्कि खुद गोन बाहर आता है। गोन धीरे धीरे चोई की तरफ कदम बढ़ाता है। चोई को लगता है कि यही वो खूनी है जिसने उसकी बेटी को मारा था। वो बिना पलक झपकाए गोन के सीने में शॉटगन से एक के बाद एक कई गोलियां उतार देती है। गोन पीछे गिर जाता है। असलियत में गोन चाहता भी यही था। वो जानता था कि यूमी की मौत का असली जिम्मेदार वो खुद था और उसकी सजा उसे सिर्फ और सिर्फ यूमी की माँ के हाथों ही मिलनी चाहिए थी। गोन ने अपने गिल्ट अपराध बोध को मिटाने के लिए अपनी मौत खुद चुनी थी। तभी चाओस वहां पहुंच जाता है। वो देखता है कि चोई ने गोन को गोली मार दी थी। वो गुस्से में चोई से शॉटगन छीन लेता है और उसे मारने के लिए अपनी पिस्तौल निकालता है, लेकिन खून से लथपथ गोन अपनी आखिरी सांसें लेते हुए चाओस की जैकेट कसकर पकड़ लेता है, मानो वो कह रहा हो कि इस औरत को जिंदा छोड़ दो, अभी हिसाब बराबर हो गया है। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। चोई को अब तक नहीं पता था कि जिस इंसान को उसने अभी अभी इतनी बेरहमी से मारा था वही उसका वो रक्षक गोन था। वो वॉकी टॉकी पर गोन को पुकारती रहती है कि गोन तुम कहाँ हो, जवाब दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता क्योंकि चाओस का हाथ पकड़े हुए गोन हमेशा के लिए इस दुनिया से और अपने उस दर्दनाक अपराध बोध से आजाद हो चुका था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।